हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 10th NIOS बोर्ड का सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज। इसका चैप्टर 1 हम कर रहे हैं। आज शुरू करते हैं फ्रॉम इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस। तो ये टॉपिक है आज का, इसको रीड करेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। वी ऑल नो दैट इंडिया हैज़ अ वेरी रिच cultural heritage. However, it is not known to many that India was a well-developed country in terms of its economy and business. Excavations, written records, literature, and above all, India's immense wealth that attracted several foreigners to attack India are testimony to this fact. तो ये बता रहे हैं कि हमारा जो हेरिटेज है, हमारी विरासत है, हमारा कल्चर है, बहुत रिच है। इंडिया का जो कल्चर है बहुत रिच रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते इंडिया के बारे में कि हमारा जो देश था वो वेल डेवलप्ड था। आजकल तो जैसे हम बोलते हैं कि विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है हमारा देश, लेकिन पहले पहले हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, है ना। तो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड था, इतना ज़्यादा डेवलप्ड था कि इंडिया में बहुत सारे जो फॉरेनर्स थे, फॉरेन कंट्रीज थी, वो आई, उन्होंने इंडिया पे अटैक किया, भारत को लूट कर वो लोग ले गए। ठीक है। और इसके अलावा खुदाइयों में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं और बहुत सारे ऐसे रिटन रिकॉर्ड्स मिले हैं। मतलब जो हमारा इतिहास है हमारे देश का, उसको अगर आप पढ़ें तो आप जानेंगे कि हमारा देश कल्चरली भी बहुत रिच था और इकोनॉमिकली भी बहुत रिच था। यहाँ बहुत अच्छा बिजनेस और इकोनॉमी यहाँ की बहुत अच्छी थी, बहुत वेल डेवलप्ड थी एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज। बाकी जो कंट्रीज हैं उनमें बाद में विकास शुरू हुआ, इंडिया पहले से ही विकसित देश था। लेकिन इंडिया को इतना ज़्यादा लूटा गया, इतना ज़्यादा फॉरेनर्स ने यहाँ पर अटैक किया, इसको लूटते रहे कि इंडिया धीरे धीरे पिछड़ता चला गया। लेकिन अब फिर से इंडिया ने रफ्तार पकड़ ली है विकास की, तो अब बहुत अच्छा डेवलपमेंट इंडिया में हो रहा है। The Indian civilization was not only agriculture based, but there was also flourishing trade and commerce both inside and outside the country। ठीक है। तो बता रहे हैं कि केवल यहाँ पर ऐसा नहीं था कि केवल खेती बाड़ी ही होती थी, यानी खेती होती थी, इसके अलावा भी बहुत तरह के बिजनेस होते थे यहाँ पर, है ना। और जो इंडिया के अंदर भी होते थे और इंडिया के कंट्री के बाहर भी हम बिजनेस करते थे। इट हैड कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस इन डिफरेंट फील्ड्स। तो संसार भर को बिजनेस के क्षेत्र में, बिजनेस के फील्ड में हमने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, बहुत हमारा योगदान रहा है। इंडियन बिजनेस वॉज यूनिक, इनोवेटिव, डायनामिक, क्वालिटेटिव, सुपीरियर टू मैनी अदर कंट्रीज ऑफ दैट टाइम। तो ये इतिहास की बात हो रही है यहाँ पे कि हमारा जो बिजनेस का तरीका था बिल्कुल यूनिक था, बिल्कुल यूनिक स्टाइल था हमारा। मतलब हमारे जो प्रोडक्ट्स वगैरह हुआ करते थे यूनिक होते थे, वो और कहीं पर भी किस और देशों में देखने के लिए नहीं मिलते थे। इनोवेटिव होते थे, मतलब नई नई चीज़ें, नई नए प्रोडक्ट्स हम लेकर आते रहते थे। डायनामिक होते थे, यानी कि ज़रूरत बदलने के साथ साथ हम अपने प्रोडक्ट्स को चेंज भी करते थे। क्वालिटेटिव होते थे, क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी और उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती थी कि वो सुपीरियर होती थी, बेटर होती थी दूसरे कंट्रीज़ के प्रोडक्ट से, यानी दूसरे कंट्रीज़ से हमारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हुआ करते थे। तो देखिए इस टॉपिक में इवोल्यूशन बता रहे हैं कि मतलब बिजनेस का विकास कैसे हुआ। तो ये बता रहे हैं कि हमारा देश तो पहले से ही बिजनेस में बहुत आगे था, है ना। तो उसके बाद कैसे हमारा डाउनफॉल आया और फिर कैसे हम वापस से खड़े हुए, ये सब हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो बिजनेस में हम कभी भी पीछे नहीं थे, हमारा इतिहास बहुत बिजनेस में बताता है कि हम बिजनेस में बहुत आगे थे। इन द अर्ली डेज इंडियन इकोनॉमी वॉज टोटली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। अब देखिए पुराने समय में हमारी जो इकोनॉमी थी वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे, खेती बाड़ी पे डिपेंडेंट थी, क्योंकि यहाँ पे हमारे देश में खेती बहुत अच्छी होती है ना। हमारी जो ज़मीन है बहुत उपजाऊ है, बहुत अच्छी फसलें यहाँ पर होती हैं। पीपल यूज टू प्रोड्यूस वॉट एवर दे रिक्वायर्ड फॉर देयर सेल्फ कंजम्पशन। और लोग क्या करते थे, उन्हें जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती थी वो उसको उगा लेते थे, प्रोड्यूस कर लेते थे, उसकी खेती कर लिया करते थे अपने यूज़ के लिए। देयर वॉज नो नीड फॉर सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स।
तो उनको ये नहीं होता था कि सामान को हमें बेचना है या फिर सामान के बदले हमें दूसरा कुछ सामान लेना है। लेकिन फिर क्या हुआ, बट लेटर ऑन नीड्स ऑफ द पीपल इंक्रीज एंड सो डिड प्रोडक्शन। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है कि लोगों की ज़रूरतें बढ़ने लगती हैं। यानी पहले लोग सिंपल थे, सिंपल दो चार चीज़ों के पे ही डिपेंडेंट रहते थे। दो चार चीज़ें जो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी उसको वो प्रोड्यूस कर लेते थे, उगा लेते थे। लेकिन जैसे जैसे लोगों की ज़रूरतें बढ़ी तो उन्होंने तो उन्होंने ज़्यादा प्रोडक्शन करना शुरू किया और अपनी चीज़ों को एक्सचेंज करना शुरू किया। People began to specialize in producing different items of luxury daily use and did not have skills and time left for producing other items of their use. अब क्या होता था कि जो लोग थे वो क्या करते थे, एक चीज उगा लेते थे, है ना, जिसका उनको नॉलेज है, एक चीज में उनका स्पेशलाइजेशन है, नॉलेज है, तो वो चीज वो उगा लेते थे, बना लेते थे। या फिर कोई कुछ जैसे कुम्हार वगैरह हो गए, कुम्हार क्या करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो ऐसा नहीं है कि वो मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं तो वो खेती भी करेंगे। एक बंदा एक तरह का काम करता था, है ना, क्योंकि उनके पास ना तो और काम करने की उनके अंदर स्किल थी, नॉलेज थी, और ना ही उनके पास टाइम बचता था कि वो सब तरह का के सामान बना पाए अपने यूज के लिए। तो वो क्या करते थे कि अपने ज़रूरत के लिए जितना सामान चाहिए वो रख लेते थे, और जो सरप्लस आइटम्स होते थे, जो एक्स्ट्रा सामान होता था, उसको वो दूसरे सामान के बदले एक्सचेंज कर लिया करते थे, है ना, आपस में बदल लिया करते थे। जैसे किसी के पास लोहे का सामान है, किसी के पास मिट्टी के बर्तन है, तो लोहे के सामान के बदले मिट्टी के बर्तन ले लिए, है ना। जिसको जिस चीज की जरूरत होती थी वो अपना सामान देके दूसरे बंदे से अपनी जरूरत का सामान ले लिया करता था। तो ये जो एक्सचेंज करने का आइडिया था, सामान के बदले सामान लेने का आइडिया था, ये बिजनेस की शुरुआत थी। इट इज नॉर्मली अंडरस्टूड दैट इंडिया हैज प्रोग्रेस्ड अ ग्रेट डील इन द मॉडर्न टाइम, especially after independence in the field of business and trade. तो सभी लोग ये जानते हैं कि जो इंडिया है, हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है भारत ने। आजकल के समय में हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं, स्पेशली जब भारत को आज़ादी मिली, इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद इंडिया में बिजनेस और ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ा, है ना, बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो किया इंडिया में। बिकम अ स्ट्रॉन्ग कंट्री इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, so much so that we are able to produce almost all goods of our day use indigenously. क्या मतलब है कि हम इतनी ज़्यादा आज स्ट्रॉन्ग कंट्री बन चुके हैं, इतनी ताकतवर हमारी कंट्री हो चुकी है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मामले में। यानी कि हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा हर तरह की इंडस्ट्रीज हो गई हैं, फैक्ट्रीज हो गई हैं, कि हम हर तरह का सामान जो भी हमको चाहिए वो अपने देश में ही बना सकते हैं इंडिजिनसली, यानी अपने देश में ही हम सब तरह का सामान बना रहे हैं। दिस हाउएवर डज नॉट मीन दैट देयर वाज नो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन दीज फील्ड्स इन द पास्ट इन इंडिया। लेकिन हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि पुराने ज़माने में इन क्षेत्रों में कोई ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं था इंडिया में। In fact, India has a very rich heritage in trade and commerce, which can make any Indian feel proud of. सच तो ये है कि इंडिया का जो हेरिटेज है, जो विरासत है, बहुत ही रिच थी बिजनेस और कॉमर्स के मामले में, और हम सब इस बात के लिए प्राउड फील कर सकते हैं, है ना, गर्व महसूस कर सकते हैं कि हमारा इतना रिच कल्चर था और इतना अच्छा बिजनेस हमारे देश में हुआ करता था। People will be surprised to know that India began its journey in field of trade and commerce back as 5000 BC. तो जो हमारे लोगों को ये जान के आश्चर्य होगा कि इंडिया ने जो अपना ये ट्रेड और कॉमर्स है, अपना जो बिजनेस का की जर्नी शुरू की थी, वो 5000 साल बीसी, ठीक है, 5000 बीसी में स्टार्ट हो गई थी, बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी। Historical evidence are there to prove that there were planned cities were available in India at that time, and Indian textile, jewelry, perfumes used to be admired by the people all over the world. हिस्ट्री की ऐसे एविडेंसेस, ऐसे सबूत मिलते हैं जो ये साबित करते हैं कि इंडिया में प्लांट सिटीज थी। जैसे आजकल प्लांट सिटीज होती हैं, वेल प्लान्ड, जहाँ पर सब कुछ होता है,
कॉलोनीज वगैरह होती हैं, सब ड्रेनेज सिस्टम होता है, ऐसी सिटीज खुदाई में भी मिली है ना, पुरानी सिटीज मिली हैं खुदाई करने, एक्सकेवेशन में। बहुत सारी चीजों से पता चलता है कि जो इंडिया की टेक्सटाइल है, इंडिया का जो कपड़ा था, ज्वेलरी थी, जेवरात थे, जेवर आभूषण वगैरह होते थे, परफ्यूम्स होते थे यहाँ के, यहाँ इन चीजों को पूरे मतलब पूरी दुनिया के लोग एडमायर करते थे, उसकी प्रशंसा करते थे, उनको खरीदते थे। इंडियन ट्रेडर्स वर यूजिंग करेंसी फॉर बिजनेस सिंस अ लॉन्ग टाइम। और जो इंडिया के व्यापारी थे वो बिजनेस करने के लिए करेंसी का यूज करते थे। जैसे आजकल हम नोट्स वगैरह का यूज करते हैं, रुपीज का यूज करते हैं, इंडियन करेंसी रुपी है। इसी तरह बहुत सारी कंट्रीज में डॉलर वगैरह करेंसी होती है, अलग अलग करेंसीज होती हैं सब देशों की। तो इसी तरह पुराने ज़माने में इंडिया के जो व्यापारी थे वो भी करेंसी का यूज़ करते थे बिजनेस के लिए। देयर यूज टू बी गिल्ड्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर्स, आर्टिसंस एंड प्रोड्यूसर्स। दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया। मतलब क्या है कि इन लोगों ट्रेडर्स वगैरह की यूनियंस होती थी, इनके ग्रुप्स होते थे, एसोसिएशंस होती थी। इसी तरह जो वो होते थे आर्टिजन्स, यानी जो क्या कहते हैं डिफरेंट टाइप के काम करते हैं, है ना, जैसे कुछ मूर्ति बनाने वाले होते हैं, कुछ कुम्हार होते हैं, या कुछ सोने के आभूषण बनाने वाले लोग होते हैं, है ना, उनको आर्टिसंस कहते हैं, है ना, कलाकार। तो ये लोग जो होते थे इनकी अलग अलग एसोसिएशंस होती थी जो इनके लिए इनके उसको प्रोटेक्ट करती थी, मतलब कि इनकी बात को उठाती थी, इनकी बातों को इनकी रक्षा करती थी एक तरह से। दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया। इससे ये पता लगता है कि इंडिया में जो व्यापार था उसका कितना अच्छे से कॉम्प्लेक्स तरीके से डेवलपमेंट हुआ था। बहुत ही मतलब डिटेल्ड बिजनेस के मेथड्स इंडिया में डेवलप्ड थे। अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ इंटरनल ट्रेड रूट्स, इंडिया हैड also established trade links with the Arabs and Central and South East Asia. इंडिया के अंदर तो इंटरनल ट्रेड रूट्स थे, यानी कि इंडिया के अंदर रास्ते बने हुए थे व्यापार करने के लिए, है ना, ट्रेड रूट्स यानी जो सड़कें वगैरह थी वेल डेवलप्ड थी जिनके थ्रू व्यापार होता था। लेकिन इसके अलावा भी इंडिया के बाहर अलग अलग कंट्रीज से, अरब्स के साथ या फिर साउथ ईस्ट एशिया या सेंट्रल एशिया के साथ भी इंडिया का व्यापार होता था। उसके साथ भी इन्होंने अपने ट्रेड लिंक्स या रूट्स सेट किए हुए थे, मतलब उनके बीच में ट्रेड के लिए रास्ते बने थे, मतलब कि भले ही वो पानी के द्वारा हो उनका लिंक, लेकिन आपस में वो लिंक थे जिसके थ्रू यानी रूट्स डेवलप थे जिनके थ्रू वो व्यापार करते थे। Apart from the strong network of internal trade, India had been in the business of producing a number of metal items like brass and copper idols, vessels, ornaments, and piece of decoration. तो इंडिया किस किस बिजनेस में थी, क्या क्या प्रोड्यूस करती थी, वहाँ यहाँ पर मेटल की चीज़ें बनाई जाती थी, जैसे कि ब्रास यानी पीतल से बनी हुई चीज़ें, कॉपर से बनी हुई मूर्तियाँ होती थी, मर्तबान वेसल्स वगैरह होते थे, कंटेनर्स होते थे, ऑर्नामेंट्स होते थे, तरह तरह के आभूषण वगैरह होते थे, या डेकोरेशन के जो आइटम्स होते हैं वो बनाए जाते थे। इंडिया यूज टू एक्सपोर्ट एज वेल एज इम्पोर्ट अ नंबर ऑफ आइटम्स टू एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड। इंडिया में बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी और साथ साथ इंपोर्ट भी होती थी, यानी दूसरे देशों को बेची जाती थी और दूसरे देशों से सामान खरीदा भी जाता था। इट इज ऑल्सो वेल नोन दैट द ब्रिटिश फर्स्ट केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स विच लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ देयर रूल हियर। तो ये सभी को पता है कि ब्रिटिशर्स सबसे पहले इंडिया में ट्रेडर्स बनकर ही आए थे, व्यापारी बन के आए थे, और धीरे धीरे उन्होंने अपना शासन करना यहाँ पर शुरू कर दिया। इंडिया हैज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द वर्ल्ड ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस इन अ नंबर ऑफ वेज। तो भारत ने बहुत सारे तरीकों से बिजनेस को, ट्रेड को, संसार के बहुत सारे देशों के साथ व्यापार किया। व्यापार में कंट्रीब्यूशन इंडिया का रहा है। द न्यूमेरिकल सिस्टम ऑफ कैलकुलेशन यूज्ड इवन इन मॉडर्न टाइम वाज डेवलप्ड इन इंडिया।
तो कैलकुलेशन के लिए मैथ्स का जो न्यूमेरिकल सिस्टम है वो भी इंडिया में डेवलप हुआ। द जॉइंट फैमिली सिस्टम एंड डिवीजन ऑफ लेबर इन बिजनेस हैव इवॉल्व्ड हियर व्हिच आर practiced even today। जॉइंट फैमिली सिस्टम भी इंडिया का ही सिस्टम है। इसी तरह डिवीजन ऑफ लेबर, बिजनेस में डिवीजन ऑफ लेबर का सिस्टम भी यहीं पर डेवलप हुआ और जो आज भी जिसकी प्रैक्टिस की जाती है। The modern technique of customer focused business has been integral part of Indian business since long। और जो बिजनेस की ये टेक्निक है कि हमेशा कस्टमर फोकस होना चाहिए, यानी कि कस्टमर को हर चीज़ में प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। तो ये जो है ये इंडियन बिजनेस का में पहले से ही थी, ये बात पहले से ही इंडियन बिजनेस का पार्ट थी कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर फोकस आपका बिजनेस होना चाहिए। Thus we can say that India has a rich heritage in trade and commerce which has contributed to its growth। तो इंडिया में पहले से ही बिजनेस का बहुत अच्छा विरासत हमें मिली है, विरासत में मिला है हमें बिजनेस। इंडिया में पहले से ही ट्रेड और कॉमर्स का कल्चर रहा है, यहाँ पर पहले से ही है, कहना चाहिए हमारे ब्लड में है बिजनेस, और जिसने इंडिया की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। तो ये इंडिया में जो बिजनेस का इतिहास रहा है उसके बारे में था ये वाला टॉपिक। इसके बाद क्वेश्चंस हैं जो हम कवर करेंगे, अलग से वीडियो में कवर करेंगे, आप चाहें तो इनको देख सकते हैं, बेस्ड ऑन टेक्स्ट ही हैं सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस करने का मेन तो मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग, है ना, ये तो हमने पढ़ा ही है, हम जानते ही है ना। तो उसके अलावा भी क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं बिजनेस के, ये यहाँ पर कवर किया जाएगा। तो इसको एक आप चार्ट के हेल्प से समझ सकते हैं, जैसे इन्होंने दिखाया है। मोटे मोटे तौर पे 5 ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ये तो प्राइमरी है जिसमें प्रॉफिट अर्निंग आ जाता है। सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, नेशनल ऑब्जेक्टिव, ग्लोबल ऑब्जेक्टिव। तो ये चार्ट आप ध्यान से देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या दिया है, प्रॉफिट अर्निंग, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, कंटिन्यूअस इनोवेशंस, बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। मतलब प्रॉफिट अर्निंग के लिए आपको क्या क्या करना होगा, आपको कस्टमर्स लेकर आने होंगे, नई नई चीज़ें, प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाना होगा, उसमें कुछ इनोवेशन करना होगा, है ना। अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ कमी है तो उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आना होगा, और अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज़ करना होगा, किसी वेस्टेज को रोकना होगा। तो इन तरीकों से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, यानी प्रॉफिट के लिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। फिर है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या दिया है, प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो आप सामान बेच रहे हो या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, यानी लोगों को आपने अच्छी क्वालिटी की चीज़ देनी है ना। ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एडॉप्शन ऑफ फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, और आपको अपने बिजनेस में फेयर रहना है, कोई भी बेईमानी नहीं होनी चाहिए। कंट्रीब्यूशन टू द जनरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, है ना। आपको ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसा बिजनेस में होना चाहिए जिससे सोसाइटी का भला हो, वेलफेयर होना चाहिए। ये नहीं कि आप लोग ऐसी चीजें मैन्युफैक्चर करें जिससे लोगों को नुकसान की हेल्थ को नुकसान पहुंचे या कुछ, है ना। लेकिन आजकल वैसे ऐसे भी बहुत सारे चीजें बनाई जाती हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए बिजनेस का कि सोसाइटी को का भला होना चाहिए, लोगों का भला होना चाहिए आपकी चीज़ों से। नेक्स्ट है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ द एम्प्लॉयज। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या है कि मतलब आपके बिजनेस में जो लोग काम कर रहे हैं, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, उनको आपने अच्छी सैलरी देनी है, उनको प्रॉपर तरीके से सैलरी मिलनी चाहिए, उनका भला होना चाहिए, है ना, उनके बारे में आपको सोचना है। सोशल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉयज हैं उनको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, मतलब साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, यानी उनको समाज में भी इज्जत मिलनी चाहिए और उनको ऐसा लगना चाहिए, मतलब उनको सेटिस्फेक्शन फील होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, और आपने उनकी ट्रेनिंग वगैरह भी करवानी है ना, उनके अंदर उनको
जो भी काम वो कर रहे हैं उससे रिलेटेड अच्छी तरह से उनको ट्रेनिंग देनी है, मतलब उनका उनको नई चीजें सिखानी सिखानी है ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके। वेल बीइंग ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल, और अगर कुछ ऐसे लोग आपके साथ जुड़े हैं जो गरीब हैं या फिर समाज में जिनको बैकवर्ड कहा जाता है ना, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, SC ST हैं, तो उनके बारे में भी, उनकी भलाई के बारे में भी आपने काम करना है, सोचना है अपने बिजनेस के थ्रू। फिर है नेशनल ऑब्जेक्टिव। नेशनल का मतलब देश से रिलेटेड आ गया, है ना। तो इसमें क्या है, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी आपने बिजनेस कभी भी आपने बिजनेस शुरू किया, आप ये सोचें कि आप अकेले पूरा बिजनेस संभाल लेंगे, सब कुछ अकेले कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना ही पड़ेगा। और आपके बिजनेस का ये ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए कि आप बिजनेस जैसे बढ़ा रहे हैं तो आप और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, लोगों को काम देंगे, काम पर रखेंगे। प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस, आप सामाजिक न्याय को प्रमोट करेंगे, है ना, यानी जाति पाति का भेदभाव नहीं करेंगे, इस तरह की चीज़ों की प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे। कंट्रीब्यूट टू द रेवेन्यू ऑफ द कंट्री, यानी कि आप देश का जो रेवेन्यू है, देश को प्रॉपर टैक्स वगैरह अपने देंगे, अपने टैक्सेस देंगे गवर्नमेंट को, ताकि देश को रेवेन्यू प्रॉपर मिल सके। प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रायोरिटी, तो देश की में किस चीज़ की ज़रूरत है, देश को किन चीज़ों की ज़रूरत है, उसको ध्यान में रखते हुए आप प्रोडक्शन करेंगे। यानी जहाँ हमारे देश में जो चीज़ों की कमी पड़ रही है, हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है ना, जिन चीज़ों का, तो उस वो भी आपने ध्यान में रखना है, कोशिश करनी है कि उन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया में हो सके। सेल्फ सफिशिएंसी एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन, और अपने बिजनेस के थ्रू आपको इंडिया को ट्राई करना है कि इंडिया जो भी आप बना रहे हैं उसमें सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, यानी कि हमें बाहर से कुछ भी वो चीज़ ना मंगानी पड़े, और हम इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएँ कि हम बल्कि दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर पाएँ, दूसरे देशों में भी अपना सामान बेच पाएँ। ठीक है, तभी तो हमारी कंट्री की इकोनॉमी रेज होगी जब हम एक्सपोर्ट लेवल तक प्रोडक्शन करेंगे। नेक्स्ट है ग्लोबल ऑब्जेक्टिव। ग्लोबल ऑब्जेक्टिव में क्या आ गया, रेज जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हमें क्या कोशिश करनी है कि जो हमारी कंट्री का रहन सहन है ना, वो सुधरना चाहिए, या जो लोग हमारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया के हों या बाहर की कंट्रीज के हों, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सुधार आना चाहिए, यानी कि उन प्रोडक्ट्स को यूज करके कुछ आपका जीवन बेहतर होना चाहिए। रिड्यूस डिस्पैरिटीज अमंग नेशंस, और देशों के बीच में जो विभिन्नताएं हैं, मतलब कि कुछ अमीर देश हैं, कुछ गरीब देश हैं, तो आपके प्रोडक्ट्स अगर बाहर कंट्रीज में जाएंगे तो वहाँ से जो फंड्स हैं वो आपकी कंट्री में आएंगे, है ना। तो देशों के बीच में जो अमीरी गरीबी की जो डिफरेंसेस हैं वो कम होंगे, तो ये ऑब्जेक्टिव भी आपका होना चाहिए। मेक अवेलेबल ग्लोबली कॉम्पिटिटिव गुड्स एंड सर्विसेज, तो बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव ये भी होना चाहिए कि जो आपका सामान है, जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अपने देश से निकल के आप दूसरे देशों में भी अवेलेबल करवा पाए, यानी अपने बिजनेस को इतना एक्सपेंड करें कि वो बाहर के देशों में भी काम करना शुरू कर दे, वहां पर भी जाने शुरू हो जाएं आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो ये इंक्रीजिंग लेवल पे है। पहले आपका अपनी बात थी, जब आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, फिर धीरे धीरे आपने और लोगों के बारे में सोचा, अपने देश के बारे में सोचा, और फिर पूरी दुनिया के बारे में सोचा। यानी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव आपसे शुरू होकर पूरे देश तक, पूरी दुनिया तक जाता है। यानी बिजनेस जो है वो आपको सिर्फ आप तक ही लिमिट नहीं रखता, वो आपको पूरी दुनिया तक लेकर जाता है। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा, वैसे वैसे आपके बिजनेस का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ेगा, और यही बिजनेस का ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए। तो अब इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को ही डिटेल में बता रहे हैं, इनकी बात अभी तो हमने एक चार्ट से देख लिया कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, अब इनको ही यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया गया है। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमने देखा था, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। जो बिजनेसमैन है, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, जो सिर्फ उसके इंटरेस्ट को
रेफर करता है। यानी कि हम जब बिजनेस शुरू करते हैं तो सिर्फ अपने बारे में सोचकर शुरू करते हैं कि हमें प्रॉफिट होगा, तो उसके बारे में ही है ये टॉपिक। तो यहाँ से शुरू होती है, यानी अपने बारे में सोचते हैं हम कि हम बिजनेस करेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे, इस चीज़ को लेके बिजनेस शुरू होता है। और लेकिन जैसे जैसे वो एक्सपेंड करता है तो वो पहले आप अपना भला करेंगे, फिर दूसरे लोगों का भला करेंगे, फिर अपने देश का, अपने समाज का भला करेंगे, देश का भला करेंगे और फिर पूरी दुनिया का भला करेंगे। ठीक है, तो हम अपने आप से शुरू करते हैं, यानी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कि हम किस उद्देश्य के साथ शुरू कर रहे हैं अपना बिजनेस। तो economic objectives of business refer to the objective of earning profit and also other objectives that are necessary to be pursued to achieve the profit of objective, which includes creation of customers, regular innovations and best possible use of available resources। ठीक है, तो जैसा कि हमने चार्ट में देखा था कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है ना। तो इसको करने के लिए प्रॉफिट कैसे आप अर्न करोगे, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको कुछ और चीज़ें करनी होंगी, यानी आपने कस्टमर्स को लेके आना होगा, है ना। यानी कस्टमर्स को जब आप और अच्छे प्रोडक्ट्स दोगे, अच्छी सर्विस दोगे, तभी तो कस्टमर्स आपके साथ जुड़ेंगे। तो पहला आपने ये करना है, कस्टमर्स को लेके आना है, फिर प्रोडक्ट्स में कुछ इनोवेशंस लाने हैं, यानी जो भी चीज़ आप बेच रहे हो उनको बेहतर बनाना है ना। एंड बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, और जो भी चीज़ें आपके पास हैं उनका बेस्ट पॉसिबल यूज़ करना है। अगर आप चीज़ों को वेस्ट करोगे तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा, है ना, नुकसान हो जाएगा। तो रीड करते हैं आगे इसको डिटेल में। प्रॉफिट इज लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस विदाउट विच नो बिजनेस कैन सर्वाइव इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। Thus, profit making is primary objective for which a business unit is brought into existence. Profits help businessmen not only to earn their living but also to expand their business activities by reinvesting a part of profits. In order to achieve this primary objective, certain other objectives are also necessary to be pursued by business, which are as follows। तो बता रहे हैं कि प्रॉफिट बिजनेस का लाइफ ब्लड है, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉफिट ना हो तो बिजनेस सरवाइव ही नहीं कर सकता, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा अगर आप प्रॉफिट नहीं बंद कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहला जो एम है बिजनेस करने का, वो प्रॉफिट ही होता है। और प्रॉफिट की वजह से ही बिजनेस शुरू किया जाता है कि हम ये काम करेंगे, हमें प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट ना हो तो कोई कुछ भी काम क्यों करेगा, अगर फायदा ना हो तो कोई बिजनेस शुरू ही क्यों करेगा। तो प्रॉफिट की वजह से ही जो बिजनेसमैन है वो अपना जीवन चला पाता है ना। अपना जीवन चलाने के लिए सबको पैसे चाहिए, तो वो पैसे प्रॉफिट से ही आते हैं। अगर आप फायदा कमा रहे हैं अपने बिजनेस में, तभी तो आप अपना जीवन चला पाएंगे। और उसी प्रॉफिट में से आपको अपने बिजनेस में भी वापस से इन्वेस्ट करना पड़ता है ताकि आपका बिजनेस बढ़ सके। तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी प्रॉफिट की ज़रूरत होती है ना, फायदे की ज़रूरत होती है। फायदा होगा तभी तो उस फायदे को आप वापस से बिजनेस में लगा पाओगे ताकि आपका बिजनेस बढ़ सके। तो प्रॉफिट यानी फायदे को पाने के लिए बहुत सारी और चीज़ें हैं जो करनी पड़ती हैं, जैसे कि पहली चीज़ है क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। A business unit cannot survive unless there are customers to buy the products and service. Again, a businessman can earn profits only when she provides quality goods and services at a reasonable price. For this, it needs to attract more customers for its existing as well as new products. This is achieved with the help of various marketing activities. तो देखिए देखिए बिजनेस चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। और प्रॉफिट तभी होगा जब आपके पास आपके सामान को खरीदने के लिए कस्टमर्स हों, है ना, ग्राहक हों, है ना। ग्राहक नहीं होंगे तो कौन आपके सामान खरीदेगा, कौन आपकी सर्विस को यूज करेगा। तो और ग्राहक कब मिलेंगे आपको, कस्टमर कब मिलेंगे, जब आपके सामान अच्छी क्वालिटी का होगा, आपकी सर्विस अच्छी क्वालिटी की होंगी और रीजनेबल प्राइस पे आप ऑफर करेंगे। अगर आप महंगा सामान बेचोगे तो कोई आपका सामान क्यों लेगा या आपकी सर्विस क्यों अवेल करेगा अगर आप महंगा दे रहे हैं, है ना। तो आपका प्राइस भी ऐसा होना चाहिए जो मार्केट के बाकी शॉपकीपर्स के मुकाबले सही हो, है ना। मतलब उनके जितना और लोग दे रहे हैं उतना ही आपका भी प्राइस होना चाहिए।
या उससे कम ही होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आपके पास आए। तो इसके लिए बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने एडवर्टीजमेंट वगैरह देखे होंगे, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब है एडवर्टीजमेंट वगैरह, या आप जो कस्टमर्स आते हैं उनको कैसे आप डील कर रहे हैं, है ना, उनके साथ अच्छे से बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। एडवर्टाइजमेंट आपको करना आना चाहिए, अपने चीज़ों के बारे में, नई चीज़ों के बारे में कस्टमर्स को एजुकेट आपको करना चाहिए। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिससे आप कस्टमर को अप, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी अपनी तरफ खींच सकते हैं। फिर नेक्स्ट मेथड है प्रॉफिट अर्निंग का कंटिन्यूस इनोवेशंस, है ना। तो जैसे हमने पढ़ा, इनोवेशंस का मतलब अपने प्रोडक्ट्स में आप सुधार कर रहे हैं या नए प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, है ना। बिजनेस इज हाईली डायनेमिक एंड एन enterprise can continue to be successful only by adapting itself to change in its environment. Innovation means changes which bring about improvement in products, process of production and distribution of goods. Reduction in cost and increase in sales gives more profit to the businessmen. Use of power looms in place of hand looms, use of tractors in place of hand implements in farms, etc. are the results of innovation. तो बता रहे हैं कि जो बिजनेस है बहुत डायनेमिक है, यानी हर रोज यहाँ पर नए चेंजेस आते हैं। तो बिजनेस में जो नए चेंजेस लेकर आएगा, जो बिजनेस में नई चीज़ों को लेकर आएगा, वो ज़्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि उसने इम्प्रूवमेंट किया है अपने बिजनेस में, अपने प्रोडक्ट्स में। तो कोई भी बिजनेस ज़्यादा सक्सेसफुल होगा अगर वो अपनी चीज़ों में सुधार लेके आएगा, है ना, और नई तकनीकों को अडॉप्ट करेगा, यानी कुछ नई टेक्निक्स आ गई हैं, कुछ नई मशीन्स आ गई हैं, उनको लाने से ही बिजनेस में सुधार होता है ना। तो इनोवेशन का मतलब है चेंज कर रहे हैं आप अपने प्रोडक्ट्स में, अपने तरीकों में चेंज ला रहे हैं, जिससे कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। वो इम्प्रूवमेंट प्रोडक्ट्स में भी हो सकता है, आपका जो प्रोडक्शन का मेथड है, जो आप चीज़ों को बना रहे हैं उस मेथड में चेंज हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस में चेंज हो सकता है, सामान बना के जो आप अपने कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, रिटेलर्स तक, दुकानदारों तक पहुंचा रहे हैं, उस मेथड में चेंज हो सकता है। आप कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स की इम्प्रूव मेथड की वजह से, और सेल्स को बढ़ा सकते हैं। तो इन सब तरीकों से एक बिजनेसमैन का प्रॉफिट बढ़ता है। अब इसका एग्जाम्पल है, जैसे पहले हैंडलूम्स का यूज होता था, है ना, लेकिन अब पावर लूम्स का यूज होता है, यानी जैसे कपड़े बनते हैं बुनकर, पहले हाथ से कपड़ा बनाते थे, लेकिन अब मशीनों से कपड़ा बनता है। खेतों में ट्रैक्टर्स का यूज होने लगा है, जहां पर पहले हाथ से चलने वाले बैल चलाते थे जुताई के लिए, है ना, अब वहां पर ट्रैक्टर्स का यूज होता है। तो ये सब इनोवेशन का ही रिजल्ट है। इनोवेशंस की वजह से ही, इम्प्रूवमेंट की वजह से ही ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बाकी का चैप्टर कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।